हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोग का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास में। आज हम लोग क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सेकंड यूनिट है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हम लोगों ने देखा था, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था डिमांड की डेफिनेशन और कौन कौन से फैक्टर्स थे, ठीक है, और फैक्टर्स के मतलब समझे थे। आज हम लोग देखेंगे डिटेल के अंदर जो फैक्टर्स हैं डिमांड को अफेक्ट करने वाले या डिटर्मिनेंट्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करेंगे, उनको देखेंगे। चलिए भाई एक बार देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। DX बोले तो D फॉर डिमांड, X बोले तो गुड X, डिमांड फॉर गुड X। F बोले तो फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। एक था PX, PR, Y, T, एक्सपेक्टेशन। 1 2 3 4 5 ये 5 फैक्टर्स की अगर बात करते हैं तो ये बनते हैं इंडिविजुअल डिमांड फैक्टर्स। कौन से? इंडिविजुअल की डिमांड को जो फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे वो। इनके अंदर अगर हम लोग कुछ और चीजें और भी ऐड कर दें, लाइक Z हो गया, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, SW हो गया, सीजन एंड वेदर, और Y स्टार हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये 3 अलग से और ऐड करते हैं तो ये बन जाते हैं मार्केट डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। तो जो पहले 5 फैक्टर्स हैं EX तक, यानी कि प्राइस ऑफ गुड X, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस, ये सब यहाँ तक 5 होते हैं हमारे किसके? इंडिविजुअल फैक्टर्स या इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। देन ये जो बाकी के 3 है, Z यानी कि साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, SW सीजन एंड वेदर, Y स्टार डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये सारे मिल जाते हैं तो क्या बन जाएंगे? मार्केट डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। आज एक एक करके देखते हैं डिटेल के अंदर। पहला उठाएंगे PX रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट आ सकते हैं इस पूरे यूनिट के अंदर, सारे के सारे एक PX के साथ ही देखेंगे हम लोग। तो फर्स्ट फैक्टर जो हमारे पास है, I नहीं है, ये फर्स्ट फैक्टर है PX का मतलब क्या है? प्राइस ऑफ गुड X, प्राइस ऑफ गुड X, जिसको शॉर्ट में क्या बोला गया है? PX बोला गया है। देखिए भाई, सबसे ज्यादा जो अफेक्ट करेगा किसी भी इंडिविजुअल की डिमांड को वो उस गुड का प्राइस होगा। अगर प्राइस राइज हो रहा है या प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम होगी, अगर प्राइस कम है तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो हम लोग लिख सकते हैं प्राइस के बढ़ने से जो डिमांड है वो फॉल होगी। अपर एरो का मतलब क्या है? जो एरो ऊपर की तरफ है डेट मीन्स कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है। ये एरो जो नीचे की तरफ है डेट इज कॉल्ड जो डिमांड है गुड X के लिए वो फॉल हो रही है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड ऑब्वियसली बात है फॉल हो जाएगी, ठीक है। इसी की तरीके से क्या हो जाएगा? अगर प्राइस ऑफ गुड X फॉल हो रहा है तो जो डिमांड फॉर गुड X है वो क्या हो जाएगी? राइज हो जाएगी। तो प्राइस का और डिमांड का रिलेशनशिप कैसा होता है? नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होगी और प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ जाएगी। इससे रिलेटेड जो जो कॉन्सेप्ट आ सकते हैं हम लोग एक एक करके देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आएगा इसके अंदर वो आएगा लॉ ऑफ डिमांड। क्या आएगा? लॉ ऑफ डिमांड। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 1 नंबर में डेफिनेशन या MCQ वगैरह में इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्या होता है? इट शोज द इनवर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस and demand when other things को बोल सकते हो other factors remains constant। देखिए भाई, जब हम लोग प्राइस की बात कर रहे हैं तो बाकी जितने फैक्टर्स हैं, PR हो गया, Y हो गया, T हो गया, EX हो गया, Z हो गया, SW हो गया, Y स्टार हो गया, ये सारे के सारे क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। इन्हीं को PR से लेके Y स्टार तक क्या बोला गया? अदर थिंग्स या अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। जब ये सारी थिंग्स कांस्टेंट रहेंगी, ठीक है, तो प्राइस का
डिमांड के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप होगा, इनवर्स रिलेशनशिप होगा, यानी कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ डिमांड बोलेंगे। सो क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ डिमांड बोलेंगे। इसके बाद जो सेकंड कॉन्सेप्ट आएगा प्राइस ऑफ गुड एक्सेलरेटेड, वो रहेगा हमारे पास डिमांड स्केड्यूल। डिमांड स्केड्यूल, तो स्केड्यूल आपको मालूम है कि कोई भी चीज जो टेबल की फॉर्म में होगी उसको क्या बोलेंगे, स्केड्यूल बोलेंगे। अगर लॉ ऑफ डिमांड को अगर आप लोग टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो क्या हो जाएगा, वो डिमांड स्केड्यूल बन जाएगा। तो लिख सकते हैं इट इज अ टेबुलर फॉर्म ऑफ, टेबुलर मतलब टेबल की फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। देखिए लॉ ऑफ डिमांड क्या है, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होगी और प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ेगी। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। इसी चीज को अगर हम लोग टेबल की फॉर्म में लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, डिमांड स्केड्यूल बन जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि ये Px है और ये Dx है। Px का मतलब क्या है, प्राइस ऑफ गुड एक्स, और Dx का मतलब क्या है, डिमांड ऑफ गुड एक्स। प्राइस अगर 1 है, मानकर चलते हैं डिमांड 4 होगी। प्राइस अगर 1 से बढ़कर 2 हो जाता है, देखिए भाई प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली डिमांड कम होगी, तो मानकर चलते हैं डिमांड 4 से घटकर 3 रह जाती है। इसी तरीके से अगर प्राइस पहले 1 से बढ़कर 2 हुआ है, 2 से बढ़कर अगर ये 3 हो जाता है तो जो डिमांड है वो और कम हो जाएगी, 3 से फॉल होकर 2 पे रह जाएगी। इसी तरीके से अगर डिमांड जो प्राइस है 3 से बढ़ के 4 हो गया, डिमांड और फॉल हो जाएगी, 2 से घटकर सिर्फ 1 रह जाएगी। अब आप लोग देख रहे हो कि जो प्राइस है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, प्राइस बढ़ रहा है, और जो डिमांड है 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 फॉल हो रही है, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है। लॉ ऑफ डिमांड को हम लोगों ने टेबल की फॉर्म में लिख दिया, दैट इज कॉल्ड डिमांड स्केड्यूल। इसका आप लोग एक काम करें, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा सा रफ करना है मेरे को। चलिए भाई, अब जो सेकंड कॉन्सेप्ट आता है इसके रिलेटेड, फर्स्ट हो गया लॉ ऑफ डिमांड, सेकंड हो गया डिमांड स्केड्यूल, थर्ड जो कॉन्सेप्ट आएगा उसको हम लोग बोलेंगे डिमांड कर्व। अब आप लोग खुद सोचिए, जो कर्व होता है कहाँ बनता है, कर्व कहाँ बनता है, आप लोग बनाते आए हो, ग्राफ के ऊपर कर्व बनता है। तो अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। जो लॉ ऑफ डिमांड है उसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिमांड कर्व बोल देंगे। ठीक है, तो देखिए भाई इसका कर्व कैसे बना सकते हैं हम लोग, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओरिजिन। एक्स एक्सिस पर हम लोग लिखेंगे गुड एक्स या गुड एक्स की जो भी डिमांड होगी। वाई एक्सिस पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्राइस, जो भी गुड ले रहे हैं उसका प्राइस। तो जो नॉर्मली डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे बन जाता है। ठीक है, सपोज इस पर्टिकुलर पॉइंट पर है हम लोग, यहां पर प्राइस है ओपी, इसका थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ये गुड एक्स, इधर लिखिए एक्स एक्सिस पे। प्राइस अगर ओपी है तो क्वांटिटी जो डिमांड है गुड एक्स की 4 से OX यूनिट है, ओपी प्राइस पर OX यूनिट की डिमांड हो रही है। इन केस अगर प्राइस बढ़ जाता है तो प्राइस ऊपर की तरफ होगा, प्राइस ओपी से इंक्रीज होके OP1 हो गया, तो देखो एरो ऊपर की तरफ लगाया, डेट इज कॉल्ड, जो प्राइस है वो ओपी से इंक्रीज होके OP1 हो रहा है, PP1 के बराबर इंक्रीज हो गया, तो जो डिमांड है वो फॉल हो जाएगी। यहां से नीचे एक लाइन खींचोगे तो आप देखोगे एक्स एक्सिस पे ये कर्व लेफ्ट हैंड की तरफ आ रहा है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड जो है आपकी लेफ्ट वर्ड आ रही है, यानी कि डिक्रीज हो रही है। सेम कॉन्सेप्ट में आप लोग क्या बोल सकते हो, अगर प्राइस इनिशियली ओपी था वो फॉल होके OP0 रह जाता है, तो क्वांटिटी जो इनिशियली OX थी वो इंक्रीज हो जाएगी, राइट वर्ड जा रही है, वो OX1 हो जाती है। क्या हो जाती है, OX1 हो जाती है।
तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड फॉल हो रही है और प्राइस के फॉल होने से डिमांड इंक्रीज हो रही है, यानी कि लो ऑफ डिमांड है। लो ऑफ डिमांड को हम लोगों ने क्या करा, ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया, तो यही क्या हो जाएगा हमारे लिए, डिमांड कर्व हो जाएगा। तो डेफिनेशन भी यही है, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लो ऑफ डिमांड। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा लिख ही देते हैं कि अगर पी एक्स इंक्रीज हो रहा था तो डी एक्स डिक्रीज हो रहा था, पी एक्स अगर फॉल हो रहा था तो डी एक्स क्या हो रहा था हमारा, ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा था। तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, फोर्थ कॉन्सेप्ट आता है वो है हमारा क्या, रीजंस फॉर लो ऑफ डिमांड। ऐसे कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से लो ऑफ डिमांड क्या करता है, एग्जिस्टेंस में रहता है। फर्स्ट रीजन हो जाएगा लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पहला रीजन रहेगा लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आप लोगों को लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि LDMU याद होगा, पहली वीडियोस के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी पर्सन अगर अपने कंजम्पशन को इंक्रीज करता है, किसी भी गुड की ज़्यादा यूनिट को अगर परचेज करोगे, उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो क्या होगा, फॉल होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको खाना भूख लगती है, खाना खाते हो, एक रोटी से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी, जो सेकंड रोटी खाओगे उससे कम मिलेगी, तीसरी रोटी से और कम मिलेगी, चौथी रोटी से और कम, यानी कि आपका पेट भर जाएगा। ये चीज़ आपकी हर एक गुड में, हर एक सर्विस में और सब जगह पे अप्लाई होती है, ठीक है। कंजम्पशन इंक्रीज होने से जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो फॉल होगी। अब आप खुद सोचिए, किसी भी कंज्यूमर को ये बात का मालूम है कि वो ज़्यादा कंजम्पशन करेगा तो उसकी जो यूटिलिटी है वो फॉल होगी। सिंपल सी बात है भाई। अब कोई भी कंज्यूमर क्यों पैसे पे करेगा जब उसको मालूम है सेटिस्फैक्शन मिल रही है, कम जो है सेटिस्फैक्शन पहले से कम है, तो पैसे क्यों देगा, वो पैसे तब देगा जब उसकी सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगी। यानी कि लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण, सिर्फ प्राइस कम होने के कारण, यानी गुड का प्राइस कम हो जाएगा, तभी हम लोग क्या करेंगे, डिमांड को इंक्रीज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जरा सुनिएगा आप लोग भाई। सपोज करो आप लोग मार्केट जाते हो और आपने मैंगो परचेज करनी है, उसने बोला मैंगो 50 रुपीज़ पर केजी है, 50 रुपये किलो आम मिल रहा है, ठीक है। आप लोग 1 किलो लेते हो, आप कहते हो भैया मुझे ज़्यादा लेना है, 5 किलो लेना है, थोड़ा रेट सही लगा दो। कहते भैया 5 किलो लेना है, मैं 40 रुपये किलो लगा दूंगा। तो यानी कि उसने प्राइस कम करा तभी डिमांड इंक्रीज हुई है, क्योंकि आपको मालूम है ज़्यादा आम से आपकी सेटिस्फैक्शन तो कम होगी। लेकिन अगर उसका प्राइस कम हो जाए तो आप लोग क्या करोगे, उसको ज़्यादा परचेज करोगे, डिमांड राइज हो जाएगी। तो लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बताता है कि कंजम्पशन से सेटिस्फैक्शन यानी कि यूटिलिटी फॉल होगी और कंज्यूमर पैसे तभी ज़्यादा देगा या फिर डिमांड तभी ज़्यादा करेगा जब उसको पैसे कम चार्ज किए जाएंगे, अदरवाइज वो डिमांड को फॉल कर देगा या कम कर देगा। ये हो गया हमारा लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सेकेंड रीजन हो सकता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। देखिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के लिए हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं। एक टेबल बना रहा हूं मैं यहां पर, देखिए ये एक बड़ा कॉलम है, इसको थोड़ा और डार्क कर देते हैं ताकि अलग से क्लियर हो। यहाँ पर 2 गुड्स हैं और दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। सब्स्टिट्यूट गुड कौन सी होती हैं, जो एक के बदले दूसरी यूज़ करी जा सकती है। सपोज आपको कोल्ड ड्रिंक पीने का मन है, मार्केट में काली कोल्ड ड्रिंक 2 आ सकती हैं, एक है पेप्सी और एक है दूसरी कोक, ठीक। पेप्सी का प्राइस भी गिवन है, पेप्सी क्वांटिटी भी गिवन है, कोक का प्राइस भी गिवन है, कोक की क्वांटिटी भी गिवन है, ठीक है। सपोज पेप्सी का प्राइस है ₹10, कोक का प्राइस भी 10 है और मार्केट में मानकर चलते हैं टोटल 20 कंज्यूमर्स हैं। तो 10 लोग ऐसे हैं जो 10 रुपये के हिसाब से 10 कैंपा या पेप्सी लेते हैं
और 10 लोग बचे हुए ऐसे हैं जो 10 रुपये के हिसाब से कोक ले लेते हैं। अब मार्केट क्या है, इक्वली डिवाइडेड, टोटल 20 कस्टमर थे कोल्ड ड्रिंक वाले, ठीक है, दोनों गुड्स का यानी पेप्सी का और प्राइस, पेप्सी का और कोक का प्राइस मार्केट में गिवन है। तो कंज्यूमर लोग अपने हिसाब से डिवाइड कर चुके मार्केट को, मार्केट डिवाइड है, दोनों के पास मार्केट का 50% शेयर है, ठीक है। अब सपोज करो पेप्सी ने अपना प्राइस फॉल कर दिया, 5 रुपये कर दिया, क्या कर दिया, 5 रुपये कर दिया, और कोक को इस बारे में जानकारी नहीं है और कोक का प्राइस अभी ₹10 है। अब आप खुद देखेंगे कि जो कोक है रिलेटिवली महंगी है पेप्सी, क्योंकि पेप्सी 5 रुपये की हो गई है और कोक क्या हो गई है, 10 रुपये की हो गई है। अब आप देखिए भाई इसमें कोई गुड महंगी हुई है, कोई भी गुड बच्चे महंगी नहीं हुई है, लेकिन हमें लग रहा है कि कोक महंगी है। ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि पेप्सी का प्राइस रिलेटिवली कम हो गया एज कंपेयर टू कोक। तो जो पेप्सी कोक के कस्टमर्स हैं वो ब्रेक होके कहाँ पे आ जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे पेप्सी पर। सपोज करो पहले इसका 10 कस्टमर थे, इसने प्राइस फॉल किया, 5 कस्टमर गेन और कर लिए, टोटल लोग थे 20 मार्केट के अंदर, टोटल कंज्यूमर 20 थे, 10-10 डिवाइड थे पेप्सी और कोक के अंदर, लेकिन पेप्सी ने प्राइस फॉल किया और पेप्सी रिलेटिवली चीपर हो गई किसके कंपैरिजन में, कोक के कंपैरिजन में, इसलिए कोक के कस्टमर टूटे और इसके पास आ गए पेप्सी के पास। इसके पास 10 कस्टमर थे और ये 5 कस्टमर यहाँ पर बच जाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, जब कोई भी दो गुड जो सब्स्टिट्यूट होंगी, ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड के अंदर किसी भी एक गुड का रिलेटिवली प्राइस कम हो जाता है या कोई भी एक गुड रिलेटिवली चीपर हो जाती है, तो उस गुड की मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। कंज्यूमर का माइंड सेट क्या होता है कि कम प्राइस पे ज्यादा डिमांड करने का है, ठीक है। ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। चलिए अब स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, देन हम लोग बात करते हैं इनकम इफेक्ट की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज थर्ड रीजन जो है आपका लॉ ऑफ डिमांड का, ये हो जाएगा हमारे पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल हो गया, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया, इनकम इफेक्ट। देखिए इनकम इफेक्ट में होता क्या है पहले जरा समझेंगे आप लोग। सपोज किसी गुड का प्राइस है px, इनिशियली वो कुछ भी था, वटएवर कुछ भी था, अगर उसका प्राइस डिक्रीज हो गया तो कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है, पीपी बोले तो परचेजिंग पावर, इसको दूसरा हम लोग बोल सकते हैं क्या, रियल इनकम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रियल इनकम बोल सकते हैं। तो प्राइस के कम होने के कारण उसकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी और परचेजिंग पावर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जो डिमांड फॉर गुड एक्स है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। कैसे होगा रियल इनकम, एग्जांपल देखना जरा। सपोज करो ये जो मार्कर है, ये मार्कर 10 रुपये का एक आता है, कितने का आता है, 10 रुपये का एक मार्कर आता है और मेरे पास 40 रुपीज़ पड़े हैं, तो मैं कितने मार्कर परचेज कर सकता हूँ, तो 10 के अकॉर्डिंग 40 रुपये में 4 मार्कर आ गए, ठीक है भाई। अब इसका प्राइस क्या हो गया, 10 था पहले, फॉल हो गया 8 रुपये हो गया और 40 रुपये मेरे पास पड़े हैं ऑलरेडी, तो मैं 40 में कितने परचेज कर सकता हूँ, ऑब्वियसली बात है 5 मार्कर ले सकता हूँ, यानी कि 1 मार्कर एक्स्ट्रा ले सकता हूँ। यानी कि प्राइस के कम होने से, मार्कर के मेरे एग्जांपल में मार्कर का प्राइस 10 से घट के 8 हुआ, मेरी जो परचेजिंग पावर है यानी कि मार्कर को परचेज करने की जो पावर है वो इंक्रीज हो गई, यानी कि मेरी रियल इनकम इंक्रीज। रियल इनकम का मतलब होता है परचेजिंग पावर, और रियल इनकम बढ़ने से क्या होगा, मैं डिमांड को क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, और वाइस वर्सा। और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब क्या हो जाएगा, इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स बोले तो अगर प्राइस ऑफ गुड एक्स क्या हो जाता है, ये सपोज इंक्रीज हो गया, कितना हो गया, इंक्रीज हो गया, तो मेरी परचेसिंग पावर कम हो जाएगी और डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देख सकते हो पी एक्स अगर फॉल होता है, परचेजिंग पावर यानी कि आर आई बोले तो रियल इनकम मेरी फॉल हो जाएगी। सॉरी, ये प्राइस बढ़ाया है मैंने, प्राइस के बढ़ने से परचेजिंग पावर क्या हो गई मेरी, या रियल इनकम फॉल हो गई, और रियल इनकम के फॉल होने के कारण जो मेरी डिमांड फॉर गुड एक्स है वो भी क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। एग्जांपल दोबारा देख लेते हैं। ये मार्कर आता कितने का था, सपोज 8 रुपीज़ का मार्कर आता है, कितने का आता है, ये 8 रुपीज़ का मार्कर है, 40 रुपये है मेरे पास, 40 के अकॉर्डिंग मैं 8 रुपये वाले कितने मार्कर ले सकता हूँ, 5 मार्कर ले सकता हूँ, 8 पंजे 40, 8 5 जा 40, तो 8 रुपीज़ के अकॉर्डिंग मैं 5 मार्कर परचेज कर सकता हूँ। सपोज
इसका प्राइस इंक्रीज हो गया, 8 से बढ़कर 10 हो गया, क्या अब मैं वापस 5 मार्कर परचेज कर सकता हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि अब 5 मार्कर आएंगे 50 रुपए, क्योंकि प्राइस क्या हो गया, 8 से बढ़कर 10 रुपए हो गया है। तो मैं कितने लूंगा, क्योंकि मेरे पास बजट तो लिमिटेड होगा 40 रुपए, तो मैं 40 में कितने ही लूंगा, 4 लूंगा, यानी कि मेरी परचेजिंग पावर कम हो गई। परचेजिंग पावर कम होने कर मेरी जो डिमांड है वो भी फॉल हो जाएगी। चलिए अब इसका भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोग बुक में देखोगे एक कॉन्सेप्ट आएगा तुम्हारा, प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट क्या होता है? ये जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा है और इनकम इफेक्ट पढ़ा है, इन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस इफेक्ट बोलते हैं। SE बोले तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्लस IE बोले तो इनकम इफेक्ट। दोनों में ही आप लोगों ने देखा था कि दोनों ही केस के अंदर क्या है, प्राइस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आ रहे थे। तो प्राइस इफेक्ट कंप्लीट कब होता है? जब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट साथ में काम करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्राइस इफेक्ट। हालांकि 11th क्लास के लिए जरूरी नहीं है, फिर भी एक नंबर में आपका MCQ में क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि व्हाट इज प्राइस इफेक्ट, या डेफिनेशन में आ सकता है। तो इट इज द सम ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है प्राइस इफेक्ट का और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का और इनकम इफेक्ट का। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइस इफेक्ट बोलेंगे किसको, इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। थोड़ा सा रफ करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग देखने वाले हैं, प्राइस ऑफ गुड एक्स के अंदर ही, चलिए भी इसको रफ करना पड़ेगा। 4 कॉन्सेप्ट देख चुके हैं रिलेटेड। 5वां और लास्ट कॉन्सेप्ट, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। देखिए एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, अपवाद। हिंदी में क्या बोलेंगे, अपवाद। जहां पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा वहां पर क्या बनेगा, एक्सेप्शंस बन जाएंगी लॉ ऑफ डिमांड की। यानी कि इसको बोल सकते हो आप लोग, व्हेन लॉ ऑफ डिमांड फेल्स, तो क्या बन जाएगा, ये एक्सेप्शन बन जाएंगी लॉ ऑफ डिमांड की, जब लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा। लॉ ऑफ डिमांड के फेल होने का मतलब क्या है, अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है, लेकिन यहां पर केस रिवर्स हो जाएगा, डिमांड इंक्रीज होगी बिकॉज प्राइस इंक्रीज हो रहा है, और प्राइस डिक्रीज होने से क्या हो जाएगी, डिमांड जो है वो फॉल हो जाएगी। ठीक है भाई, प्राइस के डिक्रीज होने से क्या हो जाएगा, जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। यानी कि प्राइस में और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशनशिप आ जाएगा। अभी तक देखा था कि नेगेटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस में और डिमांड में, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड अगर फेल होता है, यानी कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड घटेगी। तो डेट इज कॉल्ड एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस कहां कहां पर हो सकती हैं, एक एक करके देखते हैं। एक पॉइंट हो जाएगा गिवन गुड्स, गिवन गुड्स, और इसको आप लोग देखोगे नॉर्मली जो वर्ल्ड वाइड इसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं गिवन पैराडॉक्स। अब ये गिवन पैराडॉक्स या गिवन गुड्स है क्या, तो पहले तो समझिए ये जो कॉन्सेप्ट है गिवन गुड का, ऐसे लिखो, दिस कॉन्सेप्ट was given by Sir Robert Giffen। तो अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि नॉर्मली हम लोग सर वर्ड है ना, किसी पर्सन के नाम के बाद लगाए जाते हैं। तो जो गिफन है इस बंदे का सर नेम है, रॉबर्ट नाम का पर्सन था, उसका लास्ट नेम है गिफन, और सर उसके नाम से पहले लगाया है। सर 19वीं सेंचुरी के बात है, ब्रिटेन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर क्या था, जिन लोगों को नाइटहुड अवार्ड मिलता है, इंग्लैंड के अंदर जो रिसर्च फील्ड के अंदर कुछ नया काम करते हैं उनको एक इनाम दिया जाता था, उसका नाम बोलते थे हम लोग नाइटहुड अवार्ड। कौन सा अवार्ड, नाइटहुड अवार्ड मिलता था। जिस पर्सन को नाइटहुड अवार्ड मिलता था सिर्फ वही पर्सन अपने नाम के पहले सर वर्ड का यूज कर सकता था।
तो रॉबर्ट गिफन को नाइटहुड अवार्ड मिला था 19th सेंचुरी के अंदर, इसलिए वो अपने नाम के पहले सर वर्ड का यूज करते हैं। इन्होंने क्या करा था, ये कॉन्सेप्ट दिया था 19th सेंचुरी के अंदर। दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय सर रॉबर्ट गिफन इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में हुआ क्या था, रॉबर्ट गिफन अपने रिसर्च कर रहे थे, थीसिस लिख रहे थे इकोनॉमिक्स के। उन्होंने ऑब्जर्व किया ब्रिटेन के अंदर जो लेबर क्लास के लोग हैं, जो वर्कर है, वेजी डेली वेज वर्कर्स हैं, उन लोगों ने प्राइस के बढ़ने पे ब्रेड का रेट बढ़ा दी, ब्रेड की डिमांड बढ़ा दी थी। प्राइस बढ़ा था ब्रेड का, ब्रेड बोले तो रोटी चपाती, ठीक है। ब्रेड का प्राइस बढ़ने के कारण ब्रेड की डिमांड इंक्रीज हो गई थी। ऐसा क्यों हुआ था, जरा एग्जांपल देखना भाई। हुआ क्या कि कोई भी सपोज करो कोई भी लेबर क्लास का पर्सन है, सपोज मैं लेबर हूं, ठीक है। मेरे पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि मैं अच्छा फूड अफोर्ड कर सकूं, क्यों, मैं डेली वेज वर्कर हूं। और कोई भी जो लेबर होगा उसको नेक्स्ट डे काम करने के लिए, एनर्जेटिक रहने के लिए खाने की नीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो वो लोग कंज्यूम करेंगे, जैसे हम लोग दाल रोटी, दाल चावल या फिर सब्जी रोटी खाते हैं, ऐसे ही वो लोग भी खाते हैं, ब्रेड मीट खाते थे, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ा और ग्लोबल रिसेशन भी था मार्केट में, दोनों साथ में थे। रिसेशन मतलब लोगों की जॉब जा रही थी, और इन्फ्लेशन मतलब महंगाई मार्केट में आ रही थी। इसका इफेक्ट ये हुआ कि जो गरीब लोग थे, या गरीब या पुअर वर्कर्स थे, या डेली वेज वर्कर्स थे, या जो लेबर क्लास के लोग थे, उन लोगों ने अपने पेट को भरने के लिए ब्रेड की डिमांड को बढ़ाया। क्यों, क्योंकि उनको मालूम है कि सब्जी से यानी कि मीट से पेट नहीं भरने वाला है। उनका पेट भरने के लिए क्या चाहिए, रोटी या ब्रेड चाहिए होगा। आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर आप लोगों ने आसपास में या खुद के घर में कभी तंगी फील करी हो, तो आप लोगों ने देखा होगा कि रोटी को हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कम्पेयर टू सब्जी। बहुत सारे लोग घर ऐसे होते हैं, गरीब लोग घर में ऐसा होता है कि सब्जी कम बनती है, रोटियाँ वो थोड़ा ज़्यादा खा ले, कंज्यूम करते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर था उन लोगों के साथ भी, कि प्राइस बढ़ने से प्राइस बढ़ा है मीट का भी, और प्राइस बढ़ा है किसका भी, ब्रेड का भी। लेकिन वो अब इतने उस हालत में नहीं थे कि वो मीट के ऊपर भी कंजम्पशन इंक्रीज कर सके, क्योंकि उनके पास लिमिटेड इनकम है, उनको पेट भी भरना है, तो वो रोटियों को यानी कि ब्रेड को डिमांड इंक्रीज करेंगे। तो यहां पर क्या था, प्राइस ऑफ ब्रेड जो है वो इंक्रीज हुआ था, और उनको पेट भरना था, जिस कारण उन लोगों ने क्या किया, डिमांड फॉर ब्रेड को इंक्रीज कर दिया। देख रहे हो, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, प्राइस का एरो ऊपर है, डिमांड का एरो ऊपर है, यानी प्राइस के बढ़ने से डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो नॉर्मली इनको एक और नाम से बोला जाता है, ये क्या होती हैं, दीज आर हाईली इंफीरियर गुड्स। एक एग्जांपल सोच सकते हो, कोई बंदा है स्मोकर है, ठीक है। स्मोकर को कैटेगराइज कर देते हैं, रिच, मिडिल क्लास, पुअर, क्योंकि स्मोकर की कोई कैटेगरी ऐसी नहीं कि रिच होगा तो ही वो स्मोक करेगा और गरीब है तो स्मोकिंग नहीं करेगा, गरीब है तो स्मोकिंग करेगा, रिच है तो स्मोकिंग नहीं करेगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। तो आप लोग स्मोकिंग से रिलेटेड 3 चीज़ें ले सकते हो, जैसे कि बीड़ी हो गई, सिगरेट हो गई, और क्या कहते हैं, सिगार हो गई। सिगार को यूज़ करे काफ़ी जो रिच पर्सन है, क्योंकि काफ़ी महंगी आती है। सिगरेट वो अफोर्ड करेगा जिसके पास ठीक ठाक पैसा है, मिडिल क्लास से बिलोंग करता है। और बीड़ी कौन लेगा, जो बंदा पुअर है या कौन है, क्या नाम है अपना, लेबर क्लास का बंदा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये मत आना कि भाई कुछ लोग होते हैं कि अमीर होते हैं फिर भी उन लोगों को पसंद बीड़ी होती है तो बीड़ी को स्मोक कर रहे हैं, वो एक अलग केस है। यहाँ पर हम लोग उनकी इनकम के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो स्मोकिंग के 3 एग्जाम्पल हो गए, बीड़ी हो गया, सिगरेट हो गया, सिगार हो गया। सिगार कौन लेगा, रिच पर्सन लेगा। सिगरेट कौन लेगा, जो मिडिल क्लास का होगा। और जो बीड़ी है वो गरीब बंदा लेगा। यानी कि जो सिगरेट है वो एज कंपेयर टू किसके, सिगार के इंफीरियर है। सिगार ज़्यादा क्या हो गया, ज़्यादा लग्जरी के अंदर आ गया, तो सिगरेट क्या होगा, सिगार के कंपेयर में थोड़ा सा इंफीरियर हो गया, और बीड़ी हाईली इंफीरियर हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाईली इंफीरियर गुड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हाईली इंफीरियर गुड बोल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप लोगों के सामने आ सकते हैं। कुछ एग्जांपल आप लोग भी सोचेंगे कि भाई कौन कौन से हो सकते हैं गिवन गुड से रिलेटेड। एक कॉन्सेप्ट हो गया हमारा गिवन गुड का, चलिए भी रफ करते हैं। एक्सेप्शन एक तो ये हो गई गिवन गुड वाली। नेक्स्ट एक्सेप्शन जो तुम्हारी हो सकती है वो है स्टेटस सिंबल गुड। स्टेटस
सिंबल गुड। अब स्टेटस सिंबल गुड कौन सी होती हैं? आप लोगों को देखो, कुछ लोग होते हैं महंगी चीज़ों को सिर्फ इसलिए लेते ताकि उन लोगों का मार्केट में या अपने सोसाइटी के अंदर शो ऑफ कर सके। बहुत सारे लोग शो ऑफ में बिलीव करते हैं, यानी कि दिखावे में बिलीव करते हैं। कुछ लोग महंगे कपड़े, महंगी घड़ियाँ, महंगे घर, महंगी गाड़ियाँ सिर्फ इसलिए लेते ताकि वो लोग शो ऑफ कर सके। ब्रांड चीज़ों के ऊपर क्यों जाते हैं? क्या ताकि वो लोग अपना स्टेटस मेंटेन कर सकें। ठीक है, तो स्टेटस सिंबल गुड के अंदर भी लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, क्योंकि जो बहुत रिच पर्सन होगा, रेयरली ऐसा होगा वो सस्ती चीज़ें लेगा। अगर उसका पैसा अच्छा खासा है तो ऑब्वियसली बात है वो प्राइस उन्हीं चीज़ों को खरीदेगा जो चीज़ें महंगी आएंगी। तो स्टेटस सिंबल गुड के अंदर भी लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके तीसरा केस जो आ सकता है वो हो सकता है आपके पास नेसेसिटीज। अब नेसेसिटीज क्या होती हैं? लाइक व्हीट, ऑयल, वेजिटेबल्स, किचन गैस या फिर किचन फ्यूल, गैस के अलावा कुछ और फ्यूल अगर वो भी है तो, या फिर आप कह सकते हो और मेडिसिन्स हो गई। ठीक है भाई, ये सभी क्या है जिनके अंदर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। सपोज करो व्हीट है, महंगा होता जा रहा है, तो लोग क्या व्हीट को बंद कर देंगे खरीदना? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी नेसेसिटी है। सेम सेंस में कुछ जरूरी दवाइयाँ हैं। ठीक है, कोई पर्सन आपका फैमिली मेम्बर है जो ज़्यादा सीरियस है और डॉक्टर ने कहा कि भैया ये दवाई लेकर आओगे तभी इसको हम लोग बचा पाएंगे, अदरवाइज इसको नहीं बचा सकते हैं। तो वो पर्सन मार्केट में गया मेडिसिन लेने के लिए, मेडिसिन काफ़ी महंगी है, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, फिर भी वो लेकर आएगा, उनकी डिमांड को क्रिएट करेगा, क्योंकि उसको अपने मेंबर की या फिर जो उसका रिलेटिव है या फिर फैमिली मेंबर उसकी लाइफ बचानी होगी, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया भाई इस मेडिसिन के बिना इसका कुछ नहीं हो सकता है। तो वो गुड्स महंगी हैं फिर भी खरीदी जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने बोला कि डॉक्टर ने बोला सपोज कोई स्पेसिफिक इंजेक्शन है कि इसके 4 इंजेक्शन चाहिए होंगे, वो गया बंदा मार्केट में पैसे लेकर, लेकिन वो उसके पास पैसा सिर्फ इतना है कि वो 3 इंजेक्शन ले सकता है। क्या वो चौथा इंजेक्शन छोड़ देगा? नहीं छोड़ सकता। क्यों? 4 इंजेक्शन बहुत जरूरी हो गए हैं। अब वो चाहे कर्जा मांगेगा, चाहे कुछ भी करेगा, लेकिन वो उसको अफोर्ड करेगा, डिमांड क्रिएट करेगा। यानी यहाँ पर भी चीज़ें महंगी होंगी तो भी उनकी डिमांड होगी। किचन फ्यूल हो गया, जैसे कि एलपीजी सिलेंडर, इन दोनों काफ़ी रेट बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, तो लोग उसको नहीं वो छोड़ नहीं सकते, तो भी उसकी डिमांड बढ़ ही रही है। ऐसी वेजिटेबल्स हो जाएंगी, ऑयल हो गई, नेसेसिटीज हो गई। फोर्थ हो सकता है आपका फियर ऑफ शॉर्टेज। अब फियर ऑफ शॉर्टेज में क्या होता है? इंसान को डर रहता है कि इस बात का कि ये जो गुड है अभी, इस गुड की अगर शॉर्टेज हो गई वो कहाँ से अफोर्ड करेगा। 2 साल पहले कोविड था, 2020 में, 2021 के अंदर आप लोगों ने देखा था ऑक्सीजन सिलेंडर की काफ़ी मार्केट में कमी हो गई थी। ऑक्सीजन की एकदम से बिल्कुल ऑक्सीजन के चक्कर में बहुत लोग भटक रहे थे। जिन लोगों के पास पैसा था उन लोगों ने ऑक्सीजन ब्लैक में खरीदी है। ठीक है, जिन लोगों को पैसा नहीं है फिर भी ऑक्सीजन सिलेंडर चाहे प्राइस राइज हो रहे हैं फिर भी उनको खरीदा जा रहा था, यानी कि उनको मालूम था कि अगर अभी नहीं लिया तो शायद सिलेंडर खत्म हो जाएंगे, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, तो वो लोग फियर ऑफ शॉर्टेज के कारण उसको कंज्यूम कर रहे थे। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, 2014 में केदारनाथ में जो बादल फट गए थे, काफ़ी सारे लोगों की जान गई थी, बहुत सारे लोग अपने वहाँ पर फंस गए थे, लोगों का कनेक्शन टूट गया था मार्केट से। उस टाइम पे 5 रुपये वाला पार्ले जी का पैकेट भी 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का, 20 वाले की पानी बोतल 50 रुपये की, 100 रुपये की जा रही थी, लोग फिर भी परचेज कर रहे थे। उनको ये डर था कि अगर ये शॉर्टेज हो गया, अगर ये मुझे बाद में नहीं मिला, मैं प्यासा मर जाऊंगा या भूख से मर जाऊंगा। तो जब भी इंसान को डर होता है किसी भी चीज़ की शॉर्टेज का, तो वो प्राइस के बढ़ने पर भी क्या करेगा? डिमांड को क्रिएट करेगा। तो ये कुछ एक्सेप्शंस के कारण हैं जिनकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्शंस आ जाती हैं, यानी कि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स हो गए इन केसेस के अंदर जो लॉ ऑफ डिमांड है वो फेल हो जाता है। एक कंप्लीट स्क्रीनशॉट लीजिए भाई इसका। चलिए भाई, इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। इसके अंदर हम लोगों ने क्या करा है? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड करे हैं, पीएक्स को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया, इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है सारे खत्म कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे पीआर, वाई, टी, ई एक्स, जेड, एस डब्ल्यू, वाई स्टार, जितने भी रिमेनिंग रह गए उनको एक बार में देख लेंगे। और एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जब हम लोग पीएक्स को देखेंगे इन सभी चीजों को अदर फैक्टर्स मान के कांस्टेंट रखा जाएगा। ठीक है,
पी आर से लेके वाई स्टार तक, इन सब को पी आर से लेके वाई स्टार तक इन सभी चीज़ों को अदर थिंग्स मानकर कांस्टेंट रखा जाएगा ताकि लॉ ऑफ डिमांड को हम लोग समझ सकें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।